जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। ये जो हमारी सुपर 30 की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम रेलवे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस करवाएंगे और हम रेलवे के सारे क्वेश्चंस कराते रहे। लेकिन हमने देखा कि सुपर 30 को बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। ठीक है, एसएससी के स्टूडेंट्स हो गए या रेलवे के हो गए, वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक कर रहे थे। तो इसी सुपर 30 के साथ में हमने आपके सीएचएसएल और बाकी परीक्षाओं को भी कनेक्ट कर दिया, जिसका कमिटमेंट हमने आपसे किया भी नहीं था। जैसे हमने ये भी डिसाइड किया कि अगर कोई परीक्षा होती है, चाहे वो एसएससी की हो या किसी और की हो, ठीक है, तो हम उनके सुपर 30 क्वेश्चंस आप लोगों को ला करके करवाएंगे। अभी अगर हम सीएचएसएल की ही बात करें तो कुछ ऐसे सवाल आए हैं परीक्षा में जो काफ़ी नए हैं और पहली बार देखे गए हैं एसएससी के फील्ड में, अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे सीएचएसएल के 36 शिफ्ट यानी 900 सवालों में से जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और साथ में उनके सही अप्रोच भी बताऊंगा कि इस अप्रोच के साथ में अगर आप पेपर में जाते तो आप एक बढ़िया स्कोर कर सकते थे। कुछ सवालों में वाकई में दम था, लेकिन कुछ बस दिखने में बहुत बड़े थे, सॉल्यूशंस काफ़ी छोटे हो सकते थे। तो आइए मेरे भाई, यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों से इतना उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, और आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो सुपर 30 की जय हो मेरे भाई यहाँ पे, और उसी के जय हो के साथ में यहाँ पर शुरुआत आपकी हो रही है। तो सवाल नंबर 1 जो है वो सीएचएसएल 1 जुलाई 2024 में शिफ्ट होने वाले बालकों में पूछा गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 14, व्हाट इज द वॉल्यूम। यानी अगर मेरे पास में एक घनाभ है तो यहाँ पर इस घनाभ के अंदर से सबसे बड़ा जो हम स्फीयर निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर जो है गोला निकाल सकते हैं, उसका आयतन कितना है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर जो क्यूब हो गया आपका, इसकी साइड जैसे 14 है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस गोले का जो आयतन होगा यानी स्फेयर का वॉल्यूम होगा तो वो कितना होगा, 4/3 इंटू हमारा हो गया मेरे भाई पाई और इंटू हमारा आर का क्यूब। तो आर का क्यूब का अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया है 49 का 4 गुना मेरे भाई 196 हो गया आपका। और 196 का 22 गुना मतलब पहले 2 गुना आप कर दीजिए, तो लगभग आपका हो जाएगा 392। और 392 मतलब यहाँ पर इसका हम कितना गुना करेंगे, 11 गुना, बट्टे में हमारा हो जाएगा 3। ये 2 हो गया, 2 9 11 9 3 12 13 43, 12 बट्टे में मेरे भाई 3। 43 बार आपको देखो 1700 का 3 गुना 5100 होगा, 16 3 के 48 होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अगर आप भुजा का आधा करते तो रेडियस आ जाता और उसके दम पर आप क्या करते, आयतन निकाल देते। अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कहा होगा सर टॉप क्वेश्चन के नाम पर आपने हमें धोखा दे दिया, उसमें टॉप नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, है इस सवाल में है। अब ये सवाल देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मेंसुरेशन में अगर कहीं पर किसी सवाल की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए और 21 तोहफों की सलामी दी जानी चाहिए तो वो ये सवाल है। इसमें यहाँ पर ये बोला गया द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फीयर इज गिवन एज 1:4। तो जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का होता है। लार्जर स्फीयर को मेल्ट करके यहाँ पर 125 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए हैं छोटे छोटे, और छोटे वाले को मेल्ट करके 27 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए हैं और ये भी छोटे छोटे। ठीक है, उसकी रेडियस अलग होगी, इसकी अलग होगी। ठीक है, उसके बाद में कहा गया इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 125 आइडेंटिकल स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ ईच 27 आइडेंटिकल स्फीयर इज 1:1। यानी जो तुमने छोटे छोटे यहाँ पर जो है आपने स्फीयर्स बनाए थे, उनका अगर वॉल्यूम का अनुपात 1 और m का है तो m का मान कितना होगा। मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखो, जैसे बड़े वाले स्फीयर में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर पहले एक स्फीयर देखो, ये इनका डायमीटर का रेशियो है तो यही इनके रेडियस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले स्फीयर को मेल्ट करके हमने 125 यहाँ पर छोटे छोटे स्फीयर बनाए हैं, तो बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4/3 हो गया, पाई हो गया। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यही इनका रेडियस है। देखो, जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होता है। तो बड़े वाले का रेडियस हम कितना मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे सर 4 का क्यूब। तो इसको मेल्ट करके मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने 125 आइडेंटिकल और क्या बना दिए, तो 125 आइडेंटिकल मेरे भाई मैंने स्फीयर बनाए हैं। तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई, और उनकी रेडियस कितनी होगी, तो आर का क्यूब। फिर छोटे वाले को जो मैंने पिघलाया तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और यहाँ पर 1 का क्यूब, क्योंकि ये बड़े वाले का रेडियस, ये छोटे वाले का रेडियस। तो यहाँ पर छोटे वाले को पिघलाया तो उससे मैंने कितने बनाए, तो उससे मैंने 27 आइडेंटिकल मैंने स्फीयर बनाए हैं। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई उसका क्यूब। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बाद में ये कहा गया कि देखो
इसके वॉल्यूम का, यानी ये 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, इस 4/3 पाई आर क्यूब और इस 4/3 पाई आर क्यूब का क्वेश्चन में सही तरीके से पढ़िए। वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 27, देखो यहाँ पे बोला गया ना, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 स्फीयर टू ईच ऑफ इतना स्फीयर इज 1:m, यानी इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो यहाँ पर 1:m है। यानी मुझे यहाँ पर क्या करना होगा पता है, मुझे यहाँ पर इसे मिटाना होगा और मुझे यहाँ पर इसे मिटाना होगा, और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं बोलूँगा सर देखो, अगर मैं रेशियो यहाँ पर लेता हूँ तो ऊपर वाले और नीचे वाले के जो वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:m होगा। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये पूरा पूरा तुम्हारा ऐसे तहस नहस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने m का मान पूछा है, तुम मेरे भाई m को वहां पर लेकर के जाओ। ऊपर में तुम्हारा कितना है, तो 125 है, और नीचे में कितना आएगा, तो ये 64 आकर के मेरे भाई गुना हो जाएगा। आप जरा यहाँ पर देखो, ये 5 का मेरे भाई मल्टीपल है, नीचे 5 वाली कोई संख्या है नहीं जो इसको काटे, तो जो ऑप्शन में ऊपर में 125 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म। समझ गए बात को। तो जो सारा खेल होता है ना, वो भाषा को पकड़ने का होता है यहाँ पर, कि आप उसको किस तरीके से कैच कर रहे हैं और कितने कम समय के अंदर में आप उसे बना रहे हैं, ध्यान रखिए। मानता हूँ पेपर में हो सकता है एक बार में आपको ऐसी चीज़ें ना क्लियर हो पाए, लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली पहले से प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सवाल अपने आप में एक बवाल है, और जो बच्चे 2 जुलाई वाले हैं जिनके शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, वो इस बात को जानते होंगे भली बात ही कि उनका कितना समय बर्बाद हुआ होगा इसमें। लेकिन मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि सर आप यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, जहां पर जितने नज़र आपके सवाल पर होती है ना, उतना ही नज़र आपके ऑप्शन पर भी होना चाहिए। अगर इस सवाल की हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कहा गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे 1 ऑफ ए मंथ राजेश हैज 500 egg. He sell 20% of the egg by the end of the day and added b% of the egg at the beginning of the next day and sold 20% egg at the end of the next day. This pattern continued up to the end of third day of the month when he is left with 1024x. तो कहा गया the value of b is यहाँ पे। आसान भाषा में मैं बोलता हूँ कि सुनो, राजेश ने यहाँ पर 500 अंडों के साथ में शुरुआत की है। कितने के साथ में, 500 के साथ में। हर बार क्या करता है वो बंदा, 20% अंडा जो है वो बेच देता है। जैसे आज जो है राजेश की अगर हम बात करें, तो दिन के अंत में 20% अंडा बेच देता है। आज शाम हुआ, 20% बेच दिया। फिर सुबह में उसके पास में कुछ मुर्गियां होती हैं, उससे वो अंडा कलेक्ट करता है, फिर अपने बास्केट में वो डाल देता है। ठीक है मेरे भाई, और अपने बास्केट में डालने के बाद में कितना परसेंट अंडा, तो जितना उसके पास में है उसी का वो बी परसेंट उसमें जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो बास्केट में वो डालेगा और डालने के बाद में फिर अगले दिन जा करके जो है वो बेच देगा। और कितना बेचेगा, 20%। फिर सुबह में आएगा, फिर अपना जो है b% उसमें डालेगा और बाकी अंडों का जा करके वो 20% मेरे भाई बेच देगा। अंत में उसके पास में 1024 अंडा बचता है। सवाल की भाषा को समझो। आप एक बात बताओ भाई मेरे, जो मैं लॉजिक आपको बताऊंगा ना, आपका दिमाग यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा, मेरा गारंटी है। पहुंच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे उसके पास में कितने अंडे थे, 500 अंडे थे, और अब उसके पास में कितने अंडे हैं, 1024 हैं, तो भाई पहले की तुलना में ज्यादा है। आप बोलोगे सर एक तरफ तो वो अंडा बेच रहा है, फिर अंडों की संख्या बढ़ कैसे गई। यार मैं राजेश हूं, मैं आए दिन जाकर के मार्केट में 20% अंडा बेच देता हूं, तो उसके बाद में मेरे पास में अब ज्यादा अंडे कैसे बचे हैं। इसका मतलब जो मैं बेच रहा हूं ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं मेरे भाई उगा रहा हूं। आप ऐसे मान करके चलो कि जो ये v की वैल्यू है ना, ये 20% से ज्यादा है। ये क्या है, 20% से ज्यादा है, कि एक तरफ मेरे में से खींचा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, कमी हो रही है, यानी दूसरी तरफ मेरे में और डाला जा रहा है, तो डालने वाली मात्रा ज्यादा है, तभी मेरी वैल्यू बढ़ गई, यानी b का मान 20 से ज्यादा होगा। ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। और आप 500 का मतलब समझते हैं मेरे भाई, 500 का मतलब कितना होता है, अपने आप की संख्या को 5 गुना कर देना। और अगर मेरे भाई इसने अपने आप का 5 गुना किया होता ना, तो 500 का 5 गुना 2500 होता, जो कि बहुत बड़ा होता। तो मैं यहाँ सीधे सीधे ऑप्शन जो है वो डी देख करके टिक कर देता कि 100 होगा। अब आप बोलोगे नहीं गुरुजी आप तो हवा में तीर मार रहे हो, आप तो करके दिखाओ। मैं करके भी दिखाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ पे आप देखो, जैसे मानो अगर मैं बात करूं पहले दिन की, तो यहाँ पर पहले दिन की जो है उसके पास में कितने अंडे थे, तो पहले दिन में उसके पास में 500 अंडे थे। ठीक है भाई, इसमें से उसने क्या किए, 20% बेच दिए, तो यानी इसका 80% कितना हुआ, 400, ये उसके पास में है। अब सेकंड डे के यहाँ पर क्या होता है, ये देखो, ये दिन की शुरुआत है, ये दिन का एंड है। अगर मैं बात करूँ तो ये मॉर्निंग है और ये नाइट है। अगले दिन क्या होता है, इसमें वो ऐड करता है। ठीक है, और मैं 100% ले लेता हूँ कि 100% उसने ऐड किया है।
100% ऐड करने का मतलब जितना इसके पास में है उतना ही और ऐड कर दिया, तो 400 में 400 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 800। फिर इसमें से वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, कितना परसेंट सेल कर देता है, तो 20% वो सेल कर देता है। तो यहाँ पर उसने 20% मेरे भाई सेल कर दिया, यानी 8×8 = 64, 640 अंडे बचे। अब तीसरे दिन की शुरुआत में यहाँ पर क्या होगा, वापस से इसमें ऐड किया जाएगा कितना, 640 और, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 1280 हो जाएगा। और 1280 में से फिर से वो कितना बेच देगा, 20% बेच देगा। तो यानी इसका मेरे भाई 8 निकाल लो, ठीक है। और इसका 8 गुना अगर आप निकालोगे तो वही बात है, 1280 का 8 गुना निकालोगे यहाँ पर, मतलब इसमें से 20% माइनस कर दो या इसका 80% निकाल दो, तुम्हारा 1024 आएगा। और आज उसके पास में 1024 है। तो एक तो हमने आपको लॉजिकली बताया यहाँ पर कि कैसे ये सत्य हुआ, ठीक है, किस तरीके से मात्र 4-5 सेकंड के अंदर में सवाल के पढ़ने के बाद आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे। और दूसरा यहाँ पर बाई मेथड आप कैसे जाते और आप इसको कैसे बनाते। पेपर में आंख का नाक दिमाग सब कुछ खुला रखना पड़ता है मेरे भाई, ध्यान रखो इस बात का। बाद में हल करने में और पहले हल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप पहले से एनालाइज करके चल सकते हैं, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। मैंने इसके पहले भी सीपीओ के एक आधा क्वेश्चंस करवाए हैं जहां ऑप्शंस का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग इस सवाल में चलते हैं और इस सवाल को बखूबी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है, देखो फोटो ही नहीं बन पाएगा, बहुत लोगों से दिक्कत यही है, फोटो बनाना अपने आप में एक कला इस सवाल में। और ये सवाल है 1 जुलाई वाले बच्चों का, ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। क्या कहा गया पढ़िए। एक सर्कल ए बी सी डी है जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर में, और ए नाम के लाइन को सी डी के पैरेलल बनाया गया है। बी ए नाम को एफ तक प्रोड्यूस किया गया है और ए बी सी का मान 85 है, एफ ए का मान 24 है, तो बी सी डी का कितना होगा। 1 जुलाई 2024 में पूछा गया बहुत ही एक बेहतरीन सवाल। अगर हम इस सवाल की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखिए। एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कहा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ये ए हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा सी हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा डी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ए बी सी डी नाम का एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि ए ई को हमें पैरेलल बनाना है, और वो भी किसके, तो सी डी के। यानी जैसे ये सी डी नाम की लाइन है ना, तो वैसे मुझे ए से लेकर के ई तक, तो ए से लेकर के ई तक, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मेरे भाई कि ये जैसे लाइन है, ये हमारा हो सकता है ए। ये हमारा लाइन क्या हो सकता है, तो ये जो हमारी लाइन है मेरे भाई, जो बिल्कुल भी देखने में सीधी नहीं है, याद रखिएगा, वो हमारा ए ही है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कहा बी ए को आप एफ तक प्रोड्यूस करके लेकर के जाइए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बी ए नाम की जो लाइन है इसको खींच करके कहाँ तक लेकर के जाइए, एफ तक। ये एक मेरे भाई सीधी लाइन है जो मेरे हाथ में है। अब अगर हम बात करते हैं, तो बोला गया है हमसे कि एफ हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ये वाला कोण हमारे पास में कितना है, तो 24 है। उसके बाद में अगर हम एक और बात करें, तो एबीसी का जो मान है बच्चों यहाँ पर, वो हमें दे रखा है 85, और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया। अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तो बोलोगे सर 180 होता है। अगर 180 होता है तो ये मेरे भाई 85 है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो 95 होगा, ठीक है। अब इसमें बड़ी प्यारी एक प्रॉपर्टी लगेगी, और वो क्या लगेगी जरा वो समझिए। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो 2-3 तरीके से आप इसे बना सकते हैं। पहला, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आप ये बोलेंगे कि सर देखिए, जैसे ये वाली लाइन हमारी सीधी है और ये है पैरेलल, किस वाले लाइन के, सर ये वाली लाइन के। तो अगर ये दोनों मेरे भाई पैरेलल हैं, तो आपको भी ये बात पता है कि जब भी हम दो पैरेलल लाइन को बनाते हैं एक ट्रांसवर्सल से, तो इनको जोड़ने पर 180 आता है, ठीक है। तो ये अगर मेरा 95 है, तो ये पूरा एंगल मेरे भाई, ये पूरा का पूरा कितना होगा, 85 होगा। लेकिन उस 85 के पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, और अगर ये काटती हैं तो वर्टिकली यानी शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये 24 है, तो ये भी कितना होगा, तो 24 होगा, ठीक। ये 95 है, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा 85 होगा। उस 85 में से 24 को निकाल दीजिए आप यहाँ पर, उस 85 में से क्या करिए, 24 को निकाल दीजिए, तो 61 आपका आ जाएगा। तो ये जो अंदर का मेरा भाई कोण होगा, ये कितना होगा, 61 होगा, हो जाएगा ना यहाँ पे। अब वापस से हम उसी बिंदु पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि एक चक्रीय चतुर्भुज के दोनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल ये 61 है, तो हम 61 में यहाँ पर कितना जोड़ देंगे कि 180 आएगा, तो 61 में मेरे भाई 119 जोड़ना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो फिगर है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर वो बना लिया तो सवाल बना लिया, ये समझ लो। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल में बोला गया है कि CD जो है एक टेंजेंट है टू अ सर्कल ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ 88 with its center at O, OC cut the circle at P while OD cut the circle at V such that COD is equal to 90. Length of PC is 6. What is half of CD if OD extend CD by 1 सेंटीमीटर। ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सवाल है, आप पढ़िए। CD जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, तो एक हमारे पास में एक सर्कल है और कहा गया CD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 84। देखो, जिसका 7 44 154 का नियम मैंने पढ़ाया है कि अगर रेडियस कभी इतना होता है तो ये मेरे भाई सरकमफेरेंस होता है। आज जिस सरकमफेरेंस मेरे पास में 88 है, अपने आप का डबल, तो रेडियस भी कितना होगा, तो 7 का डबल 14 होगा। तो यानी इसकी अपनी रेडियस मेरे भाई 14 है। इसका सेंटर कहाँ पर है, तो ओ नाम के बिंदु पर इसका सेंटर है। ओसी देखो, सीडी जो है वो क्या है, एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मैंने बना दिया सीडी नाम का। ये मेरे भाई हमारा ओ नाम का हो गया। ओसी जो है सर्कल को काटता है पी पे, तो अगर हम देखेंगे तो ओसी कहाँ पर काट रहा है, तो पी पर काट रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ओडी काटता है वी पर। ये जो ओडी नाम का है मेरे भाई, ये कटिंग करेगा वी के ऊपर में। अगर हम बात करें तो सीओडी का मान जो है हमारा, ये बीच में जो हमारा कोण बना हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। रेडियस की मैंने बात की थी 14, तो ये वाला भाग हमारा 14 हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा 14 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो पीसी की लंबाई है वो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी बोला गया कि तुम हमें सीडी की लंबाई बता करके दिखा दो। अगर यहाँ पर ओडी जो है वो एक्सटेंड करता है किसको, ओसी को, और कितने से, तो 1 से। यानी आसान भाषा में बात करें तो ओडी की जो वैल्यू है वो मेरे भाई इससे 1 ज़्यादा है। यानी अगर ये 20 है तो ये 21 है, तो ये 14 है तो ये 14, तो ये 6 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो अब इसका मान बताना है। ये तो मेरे भाई सिंपल सिंपल किसकी वैल्यू हो गई, पाइथागोरस का ट्रिपलेट। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी है मेरे भाई, 21 है। ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही बोला गया ना, ठीक है, 90 का मान दिया गया, पीसी का मान हमारा 6 है, और हमसे यहाँ पर जो भी वैल्यू पूछी गई है वो किसका पूछा गया है, तो हमसे सीडी का मान पूछा गया। अब आप मुझे बताइए 20 21 का ट्रिपलेट किसके साथ में बनता है, तो आप बोलेंगे सर 29 के साथ में, कि 20 हो गया, 21 हो गया, बीच में 90 है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 29। लेकिन हमें 29 का क्या बताना है, आधा। तो मेरे भाई 29 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 14.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारा खेल फिगर बनाने का है और इसके अंदर में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ये सवाल है 1 जुलाई 2024 का और शिफ्ट है हमारा 3 नंबर सवाल। इसमें कहा गया ए बी सी नाम का ट्रायंगल, ए बी का मान 6 है, बी सी का मान 8 है, ए सी का मान 10 है, और एम नाम का पॉइंट है इसके ऊपर में कि बी एम का मान इतना हो गया, डी नाम का पॉइंट है, ट्रायंगल बनाया गया, और ये तमाम तरह का जितना कूड़ा और कबाड़ा किया जा सकता था ना इस क्वेश्चन में, उतना कूड़ा कबाड़ा करने की कोशिश की गई है। अगर कोई बच्चा इस सवाल को देख करके फिगर बनाने की कोशिश करेगा तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि आप एक बार ये देख लो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो ये बोला गया है कि जो बी एम डी है ना वो तुम्हारे सिमिलर है ए बी सी के, यानी बी एम अपॉन में ए बी, और ऑलरेडी ये बोल भी रखे हैं कि बी एम अपॉन में ए बी और इसके मान बराबर है। इन्होंने यहाँ पर जो है 4 वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। इस 4 में से देखोगे तो ए बी के जगह पर ए बी दिया हुआ है, बी एम के जगह पर बी एम दिया हुआ है, एसी के जगह पर मेरे भाई एसी दिया हुआ है, और तुमसे लास्ट में खाली एगो बीडी का मान पूछ लिया है। फोटो बनाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, 1 सेकंड का आंसर है यार। अब जो फोटो बनाने में गया वो जीवन खराब है उसका, बोला ना मैंने। तो बीएम के जगह पर तुम्हारा कितना दिया गया है, तो 5। उसके बाद में ए बी के जगह पर यहाँ कितना दिया गया है, तो 6। नेक्स्ट मेरे भाई बीडी के जगह पर कितना दिया गया, अब ये बताओ। तो वही तुम्हें पता करना है, बीडी का मान तो यहाँ लिख दो बीडी भाई, परेशान क्यों होते हो। और एसी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। बस भाई 2 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो 5 बार में, 25/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। ठीक है, तो इतना ही सवाल था, फोटो वोटो के चक्कर में पड़ते तो जीवन खराब हो जाता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इसमें यहाँ पर ये कहा गया, पर्सन बॉट सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड अ रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। इफ इट टोटल पे इंटरेस्ट ऑफ 21,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही बोरो।
ये सवाल है कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट का, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति ने मेरे भाई पैसा लिया है, और कितने में लिया है, तो 8% के हिसाब से यहाँ पर शुरू के 2 सालों के लिए, 8% फॉर फर्स्ट 2 ईयर। तो 8% के हिसाब से कब लिया, तो मेरे भाई शुरू के 2 सालों के लिए। उसके बाद 11% के हिसाब से लिया, कितने, तो मेरे भाई अगले 3 सालों के लिए। ठीक है। और उसके बाद में 16% के रेट से यहाँ पर लिया हुआ है, और कब लिया हुआ है, तो फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, इन 5 सालों से ऊपर का जो भी समय है ना, उसके लिए 16% का रेट है। ठीक है। उसने टोटल पैसा 9 सालों के लिए लिया है, तो 9 साल में से अगर आप 5 निकाल दो तो बचेगा कितना, 4 साल बचेगा। ओवरऑल अगर हम ब्याज देखें तो यहाँ पर 8% के हिसाब से 2 सालों में 16% का ब्याज, 11 के हिसाब से 3 सालों में 33% का ब्याज, 16 के हिसाब से 4 सालों में 64% का ब्याज, 60 30 90 10 100, और ये मेरे भाई 113%। यानी कुल मिलाकर के जो ब्याज ब्याज की वैल्यू है ना, वो 113% है। और क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू 21,400 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 21,400 रुपये है ना भाई मेरे, ये कुल मिलाकर के 113% का मान है। और हमसे कहा गया हाउ मच मनी डिड ही बोरो, उधारी कितनी ली उसने, तो यहाँ पर उसने मेरे भाई जो लगभग लिया है वो कितना लिया है, तो 100% लिया है। 113 का डबल 226 होता है, तो उसके डबल से भी कम है, मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू थोड़ी हमारी करीब में आएगी। यहाँ पर बी या डी में थोड़ा मामला जा करके फंसेगा, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर करके आप इसको सुलटा लेंगे। आप आइए कैलकुलेट करिए। 113 हमारा मेरे भाई किसी से कटने वाला है नहीं, तो 113 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में आपको 113 पूरा पूरा मिल जाएगा। 101 बचेगा, तो 1010 मेरे भाई आएगा, जो कि निश्चित है 8 बार में इसका जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 904 हो जाएगा। 113 का 8 गुना 904, तो आप इसे 8 बार में ले जाओ, 904 इसमें से मेरे भाई माइनस कर दो, तो ये आपके पास में कितना बच करके आएगा, 106 बच करके आएगा। फिर जीरो लगाओगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका लगभग 9 बार आप इसे लेकर के जा सकते हो, क्योंकि 7 बार में तो आप जाओगे नहीं, तो ये आपका यहाँ पर 9 बार में जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, 13 8 3 24 8 8 ठीक है। और ये हमारा सही है मेरे भाई, तो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 106 107, 9 बार में 9 एकम 9। ठीक है, और ये सही जा रहा है, 13 9 117 बिल्कुल हमारा जाएगा। तो ये 9 बार में जाएगा, 189 और 189 है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब भाग करके देख लो, 18938 के अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल आपका नंबर सिस्टम का है। एडवांस मैथ का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा इस बार, तो ज़्यादा जो बढ़िया क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे आपके एडवांस मैथ से आए थे। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया कि सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 2 3 5 एंड 7। अगर हम बात करें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सभी संख्याओं से अगर हम सक्सेसिवली भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आ जाता है 1 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया मेरे भाई, और 5 हो गया। तो याद रखिएगा सक्सेसिव डिवीजन में जिससे भाग करते हैं वो यहाँ पे, जो रिमाइंडर है मेरे भाई वो यहाँ पे। और संख्या का पता कैसे चलेगा, हम बाद में बाकी चीजें देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। इन लोगों से भाग करने पर ये मेरे रिमाइंडर आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, तो मेरे रिमाइंडर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम क्या बोलेंगे, सर देखो सबसे छोटी संख्या पहले यहाँ 0 मानो, इधर करना होता है गुना, इधर जोड़ना होता है। 7 × 0 0 + 5 5 हो गया, इधर गुना करो इधर जोड़ो, 25 में 0 जोड़ोगे तो सर 25 हो गया, इधर गुना करो इधर जोड़ो, 3 × 25 75, और 4 मेरे भाई 79 हो गया, इधर गुना करो इधर जोड़ो। तो यहाँ पर अगर बात करें 160 में मेरे भाई यहाँ पर लगभग 9 दूनी 18 7 दूनी 14 158 159 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी हो गई, तो वो 159 हो गई। वो संख्या कितनी हो गई, तो वो 159 हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर इफ इट इज सेम डिवाइडेड बाय 7 5 3 एंड 2। अगर हम उसको उल्टा करके भाग करें तो उनका जो रिमाइंडर आएगा उनका योग कितना होगा। यानी यही 159 को अगर मैं यहाँ पर भाग करता हूँ, पहले किससे करूँगा, 7 से, 5 से, 3 से, 2 से। तो पहले 7 से मेरे भाई भाग करो, जितनी बार में कटेगा वो यहाँ पे और रिमाइंडर यहाँ पे। जैसे 7 से मेरे भाई 2 बार में 14 आ जाएगा, 19 हो गया, तो 7 से 2 बार में 14 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना, 5। अब हम बात करते हैं 5 से काटना है, 3 से काटना है, 2 से। 5 से कितनी बार में काट पाओगे, 4 बार में, तो 20 हो गया, बचेगा कितना, 2। 3 से कितनी बार में काट पाओगे, 1 बार में, बचेगा कितना, 1। 2 से कितनी बार में काट पाओगे, 0 बार में, बचेगा कितना, 1। सब लोगों को जोड़ दो तो 5 2 7 और 2 9 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 9। और आंसर हमारा कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी है।
तो ये जो सवाल था ये आपका सक्सेसिव डिवीजन का था, जहां पर लगातार तरीके से किसी संख्या को आप भाग किए थे तो आपके रिमाइंडर्स दिए गए थे। तो पहले वो संख्या पता की और फिर वो संख्या आपको पता होने के बाद में आप कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते चले गए, तो ये आपके रिमाइंडर्स निकल करके आ गए हैं। इस बार यार क्वेश्चंस थोड़े बढ़िया लेवल के पूछे गए थे सारे पेपर में, और थोड़ा सा ध्यान देना था। मैं तो आपको चलो फिर भी पूरे सवालों का जिस्ट करा रहा हूँ, जितने भी सवाल है हमारे सबका कहीं ना कहीं जिस्ट हो रहा है आपके सामने। बढ़िया बात है यार, ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे तो ये तुम्हारे सीजल में और मेंस में भी काफी ज्यादा काम में आएगा। आप इस सवाल को देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है। कहा गया टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7 यूनिट, व्हाट इज द कॉमन एरिया ऑफ द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ इंटरसेक्शन। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जब भी यहाँ पर दो सर्कल एक दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोला गया दो सर्कल हैं जिनकी दोनों की रेडियस हमारी बराबर है। ये सर्कल भी 7 का है, ये सर्कल भी 7 का है। हमारे एग्जामिनर को जो एरिया चाहिए वो पता है कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया उसको चाहिए कि कॉमन एरिया कितना होगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ अक्षरों में कह रखा है कि दोनों की रेडियस हमारी 7 है, कॉमन कोड की वैल्यू 7 है, कॉमन एरिया बता दो। अब जब भी कॉमन एरिया बताते हो ना, फॉर्मूला बुक में बहुत बढ़िया तरीके से हम इसका डिस्कशन कर रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ फॉर्मूला बता रखा है कि देखो क्या होता है। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, रेडियस तुम्हारी 7 है, ये भी तुम्हारी 7 है, ये तुम्हारा 7 है, ये भी तुम्हारा 7 है, कॉमन कोड भी कितना है, 7 है। तो कायदे से अगर यहाँ देखोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 7, और यहाँ देखोगे दोस्त तो ये हो गया 7 और 7। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हरी पत्ती का एरिया मैं निकाल करके दिखाता हूँ कैसे निकलता है। आप एक पल के लिए समझो, ये वाली जो पत्ती है ना ये काली है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक हरी वाली पत्ती निकाल दूंगा, उसका डबल कर दूंगा तो मेरे भाई टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा। तो ये हरी पत्ती कैसे निकलेगी, तो ये हरी पत्ती निकालने का तरीका ये है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे ये पूरा का पूरा जो ये सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को घटाना होगा, तब जाकर के ये पत्ती निकल करके आएगी। और जो भी आएगी मुझे क्या करना होगा, डबल। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये सेक्टर हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर में से मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल को घटाएंगे। यानी कहीं ना कहीं क्या बोलूंगा मैं, सेक्टर ए ओ बी में से यहाँ पर किसे मेरे भाई, सेक्टर ए ओ बी में से यहाँ क्या किया जाएगा, तो ट्रायंगल ए ओ बी का घटाया जाएगा, और जो भी आ जाएगा उसका क्या कर देंगे, डबल। तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। अब ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। कितने का बनेगा, 60 का। जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो पाई इंटू यहाँ पर 7 का स्क्वायर। अब ये जो एरिया होता है ना मेरे मित्र, यहाँ पे दोस्त, ये जो एरिया होता है तुम्हारा, एरिया अपने आप में कितने डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए। लेकिन आपको जो एरिया चाहिए वो कितने के लिए चाहिए, तो 60 के लिए, तो आप इसे 60 से गुना करो। उसके बाद में AOB का ट्रायंगल, AOB ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो √3/4 इंटू मेरे भाई 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस तो हमारी 7 ही है, तो इसमें हमें क्या परेशानी होगी, समझ गए। बाहर में कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 विराजमान है। 60 से अगर आप यहाँ पर काटते हैं तो 6 बार में आपका ये कटेगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो, जो मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो वो क्या है, 7 का स्क्वायर यहाँ है, 7 का स्क्वायर यहाँ है, तो बाहर आ सकता है। तो 7 का स्क्वायर 49 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 98 आ जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, या फिलहाल अभी रहने दो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा π/6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा। क्या यहाँ पर कहीं पर किसी भी ऑप्शन में आपको मिला 98 π/6 और यहाँ पर √3/4, 98 π/6 √3/4, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बिल्कुल 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 हमारा जो है वो सही उत्तर है। तो कॉमन एरिया निकालने का हमेशा तरीका यही होता है कि सेक्टर के एरिया में से आप यहाँ पर किसके एरिया को घटा दीजिए, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को घटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या कहा गया पढ़िए। टू इक्वल सर्कल आर ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर इन सच अ वे दैट द अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। ठीक है, इफ द रिमेनिंग एरिया इज 42, व्हाट इज द मेजरमेंट। बढ़िया सवाल है, देखिए कैसे बनता है। मतलब आसान भाषा में मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास में एक स्क्वायर है, और यहाँ दो बराबर के सर्कल बनाने की पूरी कोशिश मेरे भाई यहाँ पर की गई है। यानी यहाँ पर दो बराबर के सर्कल कैसे बनाए गए हैं, तो एक सर्कल आपका यहाँ पर ऊपर में इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे तो, और जो दूसरा सर्कल है वो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है।
और क्वेश्चन में साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर ये कहा गया कि इस तरीके से आप लोगों ने सर्कल को यहाँ बनाया है। इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, इस तरीके से आपके जो सर्कल हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर पूरा का पूरा देखोगे तो क्वेश्चन में इस तरीके से सर्कल को बनाने की बात की गई है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा है आपका। थोड़ा सा फिगर विगर में आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर हम बनाते हैं तो। बेसिकली जो बात है वो यहाँ पर मुद्दे वाली ये है कि दो इक्वल सर्कल इस तरीके से बनाया गया है कि अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर के अपोजिट साइड है मतलब ये वाला है, ठीक है, फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। समझ रहे हैं बात को लेकर के? यानी यहाँ पर जो है, जो स्क्वायर का अपोजिट साइड है वो डायमीटर का काम कर रहा है। यानी अगर हम देखें एक तरीके से तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर का काम करेगा। ये क्या काम करेगा मेरे भाई? डायमीटर का काम करेगा। क्वेश्चन में रिमेनिंग एरिया बोला गया है 42 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो ये रिमेनिंग एरिया आपका आ गया, इसके बारे में बोला गया है कि मेरे भाई ये हमारा 42 है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि इसकी डायमीटर हमारी कितनी होगी, ज़रा तुम बता दो। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे ऐसे मान करके चलो कि आप जब भी क्या करते हो, जब भी एक सर्कल बनाते हो और सॉरी जब भी एक स्क्वायर बनाते हो उसके अंदर में यहाँ पर जो सर्कल बनाते हो तो सर्कल का एरिया जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है 3/14। आप इससे बोल सकते हैं कि सर जो एरिया हमारा टोटल आ जाएगा, जो रिमेनिंग भाग होता है उसका एरिया 3 होता है। जैसे देखो पूरे स्क्वायर का एरिया अगर मान लो यहाँ पर 14 है, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है? 14 है। तो उसमें अगर आप यहाँ पर ये जो रिमेनिंग टुकड़े सारे के सारे रिमेनिंग जो टुकड़े देखते हो सबको जोड़ने पर 3 भाग आता है और ये 11 भाग होता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इसी सर्कल के दो आधे आधे टुकड़े, एक मैं ऐसे बना दूँ एक मैं ऐसे बना दूँ, तो ये जो दोनों रिमेनिंग एरिया है वो 3 भाग है, ये सर्कल 11 भाग है और पूरा का पूरा जो हमारा स्क्वायर है वो 14 भाग है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं बोलूँगा जो भी ये रिमेनिंग एरिया दिया गया है वो कितना है? 42 है। तो ये रिमेनिंग एरिया 42 है मतलब कितने का भाग है? तो मेरे भाई 3 का। पूरे स्क्वायर का मान निकालना है तो मुझे 14 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पूरे स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? 196। और जहाँ पर स्क्वायर का एरिया 196 होगा तो उसकी साइड हमारी कितनी होगी? तो उसकी साइड हमारी मेरे भाई इसका रूट यानी 14 हो जाएगा। और जो स्क्वायर की साइड होगी ना मेरे भाई वही डायमीटर का काम करेगी, क्योंकि ये 7 और ये 7 तो पूरा डायमीटर कितना होगा? 14 होगा। तो ये जो सवाल था ये सिर्फ और सिर्फ फिगर फॉर्मेशन के ऊपर में था और इसके अंदर में कोई भी दम मेरे भाई नहीं था यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि इन अ सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसी के साथ में एक बैच की शुरुआत भी की थी और मैंने कहा भी था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है कि इन अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 3 टचेस द लाइन इतना, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा रेडियस निकालने का मेरे भाई कंसेप्ट होता है, वो हमारा हो जाएगा a इंटू x1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा b इंटू y1 प्लस हमारा हो जाएगा c और डिवाइडेड बाई रूट अंडर मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्या है? टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका मेरे भाई कोफिशिएंट लो, ये a है और ये तुम्हारा x1 है, इसे गुना करो तो 4 इंटू 2 तुम्हारे कितने हो गए? तो 8 हो गए। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लो और इसका यहाँ पर संख्या लो तो 3 इंटू 3 तुम्हारे कितने हो गए? तो मेरे भाई 9 हो गए। और उसके बाद में कांस्टेंट कितना है? तो -7 है, तो आप यहाँ -7 लगा दो। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे सर 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 17 में से 7 गया तो ऊपर में हमारा आ जाना है 10 और यहाँ पर ये हमारा हो जाना है 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और सवाल आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय द टू लीनियर इक्वेशन, और दो लाइन दी गई है और यहाँ एक्स एक्सिस दिया गया है। अगर आप इसे बेसिक से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे बेसिक से बनाएं। आसान भाषा में दो रेखाएं दी गई हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बन रहा है ना, मुझे वो बताना है। तो यहाँ पर बोर्ड पे सभी लोग देख लीजिए, बहुत ध्यान से मेरे भाई फोकस करिएगा। ये आपका एक्सिस है, ठीक है, और ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस के साथ में बनाना है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बनेगा तो वाई हमारा 0 होगा, और वाई हमारा 0 होगा तो क्या होगा यहाँ पे? तो y अगर हमारा 0 होगा तो x का मान कितना होगा? 3 होगा।
तो x का मान 3 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान यहाँ 3 तक हम पॉजिटिव में लेकर के जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए x y का मान 0 है तो x का मान -1 होगा, तो यहाँ पर x को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, तो मेरे भाई -1 तक लेकर के जाएंगे यहाँ पे। ये क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, लाइनें तो काफ़ी सारी होंगी यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग तरीके से काट रही होंगी, लेकिन x एक्सिस पर बोला गया है, और जब x एक्सिस पर काटेगी ना तो वहाँ पर y 0 बन जाता है। तो 0 बना करके हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि जैसे ये दोनों लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक यहाँ बनेगा नहीं बात हमारा। तो जो इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ होगा, जैसे हो सकता है कि ये जो लाइन आ रहा है ये ऐसे आ रहा हो सकता है ये जो लाइन आ रहा है ये ऐसे आ रहा हो, और तब जाकर के मुझे यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल का एरिया पता करना है। अब पता कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को मेरे भाई काट रहे हैं, तो उसकी हाइट हमारी कितनी है पहले मैं वो देखूं, यानी कहीं ना कहीं मुझे y का मान निकालना है। तो यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, और क्वेश्चन में क्या है कि 2x प्लस यहाँ पर y, और मेरे भाई ये बराबर है किसके, 6 के, और यहाँ पर 2x माइनस का y बराबर है किसके, -2 के। मुझे यहाँ पर ये हाइट निकालनी है जिस हाइट पर ये काटा गया है, और ये हाइट को निकालने के लिए आप यहाँ बोलेंगे, क्योंकि देखो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मेरे भाई बेस मेरे पास में 4 यूनिट है, मुझे हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए मुझे y का मान निकालना है, तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसमें से इसे घटा दूंगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा खत्म, ये हमारा 2y, इसकी वैल्यू मेरे भाई 8 है, y का मान 4 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो ये हाइट है हमारी ये कितनी निकल करके आ गई, तो ये हाइट हमारी निकल करके आ गई मेरे भाई 4। अब जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू 1 यूनिट और 3 यूनिट, यानी बेस हमारा कितना 4 और हाइट हमारा कितना हो जाएगा 4, तो कुल मिलाकर के अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो मैंने कहा मुश्किल नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, आप देखते तो दो तरफ का इसका कटिंग निकालते, कॉमन पॉइंट निकालते और अपना आंसर लेकर के आ जाते। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत ही फेमस सवाल हमेशा की तरह, और आपको पता है कि इस सवाल में हम लोग क्या लगाते हैं, सीरीज मेथड लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? जब भी एक नाम के व्यक्ति बी को बेचता है, बी नाम का व्यक्ति सी को बेचता है, सी नाम का व्यक्ति डी को बेचता है, हमेशा सीरीज लगता है। आप यहाँ देखोगे तो ए ने किसी ऑब्जेक्ट बी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, बी ने बेचा है सी को 60% पे, सी ने डी को 12.5 पे, डी ने जो है यहाँ पर इतना में बेचा है, तो यहाँ ए ने कितने में खरीदा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। ठीक है, ए ने किसे बेचा है, बी को 10% के प्रॉफिट पे, तो यानी 10 की वस्तु उसने 11 में बेची है। उसके बाद में बी ने मेरे भाई बेचा है किसको, सी को 60% के लाभ पे, तो कहीं ना कहीं 10 की वस्तु को उसने 16 में मेरे भाई बेचा है। उसी बाद में जो है ए ने बी को बेचा 10 पे, बी ने बेचा है सी को इतने पे, सी ने डी को 12.5, 12.5 का मतलब 8 की वस्तु को मेरे भाई 9 में बेचा गया है। और ये बराबर हो गया किसके, तो यहाँ पर 594 अपॉन में किसके, मेरे भाई 10 के। आप बस यहाँ पर इसे काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से आपका 10 खत्म हो गया, 8 से आपका कितनी बार में, 2 बार में खत्म हो गया। 9 से आपने काटा होगा 6 बार में 54, 6 बार में 54 है, 11 और 2 22 से कितनी बार में, 3 बार में। ये 10 आपका चला गया तो ए का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो जब भी पहले से आखिरी पॉइंट तक जाना हो ना, याद रखना सीरीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के आधार पर ये सवाल को भी हम बनाते हैं। ठीक है भैया, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ये क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये कुछ है नहीं इसके अंदर में। कहा गया है कि आइडेंटिफाई अ सिंगल डिजिट नंबर अदर देन वन विच इज एग्जैक्टली डिवाइड ए नंबर। एक छोटी से छोटी संख्या सिंगल अंकों की पता करो जो पूरे के पूरे समीकरण को भाग कर पाए। अब देखना मेरे भाई, हमेशा याद रखना, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जब भी बात आती है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो हमेशा किससे कटता है, ए माइनस बी से मेरे भाई कटता ही कटता है। तो हमें यहाँ पर मेरे भाई हमेशा करना है कि देखो जैसे 17 और 15 का हमने पेयर बना लिया, तो 17 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब, ये एक साथ में रहेगा, और यहाँ पर बाकी जो 18 और 16 हो गए वो मेरे भाई यहाँ पर एक साथ रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने क्या कहा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, यानी 17 माइनस 15, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 18 माइनस 16। यानी ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो पूरा का पूरा समीकरण किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। तो सही उत्तर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि इसमें मेरे भाई क्या बोला गया। पढ़ेंगे अगर आप 16 नंबर में, तो CHSL का ये सवाल है। कहा गया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एंगल जो है वो ए पर बना हुआ है,
और इस तरीके से कि ए बी और ए सी मेरे भाई बराबर हैं। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट डी, और डी एम जो है वो परपेंडिकुलर है। आसान भाषा में पहले हम यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तब बाकी सारी बातें हम देखेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ए पर है, तो ये राइट एंगल बना कहाँ पर है, तो ए पर है। ठीक है भाई मेरे। और उसके बाद में हमारे इस ए बी को हमारे इस ए सी के बराबर में कहा गया कि ये दोनों बराबर भुजा हैं। फिर यहाँ बोला गया है कि यहाँ एंगल बी का जो समद्विभाजक है वो यहाँ भाग करके लेकर के आता है और इस पॉइंट पर इसको मिला देता है, जिसे हम डी नाम का बिंदु बोलते हैं। डी से लेकर के एम नाम का बंदा है जो एक मिड पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो डी एम नाम का लाइन है, चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, डी एम इज परपेंडिकुलर टू मेरे भाई यहाँ पर बी सी, इंटरसेक्टिंग द बी सी एट एम। ठीक है, ए बी का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई ये ए बी का मान हमारा 12 है। तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू भी हमारी कितनी होगी, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी 12 होगी दोस्त। ठीक है, और उसके बाद में BC का मान हमारा कितना है, तो BC का मान हमारा 12√2 है। ठीक है, हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे AD का मान पूछा गया है कि तुम हमसे यहाँ पर ये जो AD की वैल्यू है ना, ये AD की वैल्यू हमें बताओ, AD का मान कितना। यहाँ पर इस DM की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये DM आपका फालतू का दिया गया है, इसको नहीं भी बनाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि आप इस बात को समझो ना, ये एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन बन गया। अरे भैया, जब आपका ये वाला लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, या ये लाइन एंगल को आधे आधे में बांट रहा है, तो जिस रेशियो में, देखो आप लोगों ने पढ़ा था ना एंगल बाइसेक्टर में, कि यहाँ पर जिस रेशियो में ये साइड होते हैं उसी रेशियो में यहाँ पर ये वाले भी होते हैं। अगर ये 3-4 में है तो नीचे वाले भी 3-4 में होंगे। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो 12 से एक बार में और 12 से काटोगे √2 बार में, तो अगर ये 1 यूनिट है और ये मेरे भाई √2 यूनिट है, तो पक्का यहाँ पर ये 1 होगा और ये कितना होगा, तो √2 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे ये जो पूरा है ये कितने की वैल्यू है, √2 + 1 की। तो जो ये 12 है मेरे भाई वो कितने का मान है, तो बोलोगे √2 + 1 का मान है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है कितने का वैल्यू निकाला गया है, तो AD मतलब 1 का मान निकाला गया है। इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट साइन ऊपर में चला जाता है और नीचे में रह जाता है, तो इनका डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो कि वह है 1। तो 12 × √2 - 1, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बार मैंने कुछ कुछ सवालों में ऐसा देखा है कि एग्जामिनर ने जबरदस्ती का इरेलीवेंट डेटा दिया है जिसका वास्तविकता के साथ में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको होना नहीं है। अब यही सवाल देख लो यार, 17 नंबर सवाल पर हम लोग हैं, बताओ। और ये सवाल CHSL का अगर आप देखोगे आपको लगेगा कितना टफ सवाल है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर ये बात देखिए, कॉट अल्फा की वैल्यू P/Q है और हमसे ये सारा मान पूछा गया है। मेरे सारे ऑप्शंस नंबर के फॉर्मेट में है। मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने ट्रिगो में क्या सिखाया, हमेशा वैल्यू पुटिंग सिखाया कि नहीं सिखाया? क्या इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते थे? आप यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आप यहाँ अल्फा को 45 मान लेंगे तो मेरे भाई क्या नुकसान हो जाएगा आपका, बताइए। तो अल्फा को अगर आप 45 मान लेंगे तो यहाँ पर कॉट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू यहाँ पर चला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पी और क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मेरे भाई पी और क्यू बराबर हो जाएंगे तो आप ये बताओ, ये जो पी कॉस अल्फा है, तो यहाँ पर जो क्यू है, ठीक है, क्यू भी किसके बराबर, पी के बराबर। और चूंकि 45 है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी, तो ऊपर वाला पूरा भाग कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला पूरा भाग मेरे भाई 0 हो जाएगा। उसी तरीके से p² - p² ये भी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कितना आएगा, 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है। क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, उसका हो जाएगा डी, बस बात खत्म। तो यहाँ इतने से बड़े सवाल को भी आप चंद सेकंड के अंदर में बना सकते थे। जो कंसेप्ट मैंने हमेशा सिखाया ट्रिगो में आपको, वैल्यू पुटिंग का, आप उस कंसेप्ट को लगा सकते थे। समझ गए मेरी बात को? अभी जो मैं आपको ये सेशन करा रहा हूँ, इस सेशन का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री PDF आपके अपने इसी टेलीग्राम पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन पे आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के? पूरा का पूरा आपको जो प्रिंटेबल PDF है वो यहाँ पर मिल जाएगा और डाउनलोड करके आप वहाँ से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 18 नंबर सवाल क्या बोला गया है, शॉपकीपर ए मार्क्स अप इस प्राइस फॉर एन आइटम बाई 25 एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 15। और वहां पर दूसरा वाला व्यक्ति 20% अपनी सामान को बढ़ाता है, 12% का डिस्काउंट देता है। बोला गया है किसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है।
मेरे भाई हमने हमेशा एक बात सिखाया कि जीवन में सब कुछ भूल जाना, उसको भूल जाना, उसके दिए वादे भूल जाना, उसके कस्में भूल जाना, लेकिन मेरा प्रॉफिट लॉस का ये फॉर्मूला मत भूलना। और वो फॉर्मूला मेरे भाई हमेशा क्या रहा? तो वो यहाँ पर ये रहा कि एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। अब पहले वाले केस की बात करें तो ए ने अपनी वस्तु को 25% अधिक किया है, तो 100 के सामान को उसने कितना बना दिया? तो 100 के सामान को 125 कर दिया उसने। और उस केस में अगर हम बात करें तो डिस्काउंट काटा है 15 का, 100 माइनस 15 का डिस्काउंट, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 85। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 100 प्लस प्रॉफिट 1 मेरे भाई। ये पहले वाले की कहानी है। और दूसरे वाले की कहानी क्या है? तो उसने उसी वस्तु को 20% ज्यादा अंकित किया है, तो 100 के सामान को वो कितने में करेगा? तो 100 के सामान को वो मेरे भाई 120 में करेगा। अब हम बात करें यहाँ पर तो जो है डिस्काउंट मिला है 12 का, तो 100 में से 12 मेरे भाई गया, तो ये हमारा 88 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस P2। बेसिकली P1 और P2 को सॉल्व करके देख लो यहाँ पर कि जो है हु गेट्स द बेटर टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड बाई हाउ मच। ठीक है, मतलब ये वाली बात है, तो किसको ज्यादा फायदा मिला है? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे 100 से काटेंगे 5 बार में, सॉरी 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 85 का 5 गुना कितना होगा? 425। और 425 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो लगभग तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 106.25 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये किसके बराबर में? तो 100 प्लस P1 के। अगर आप इसमें से इसको घटा दोगे तो फाइनली 6.25 का आएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई P1 का मान। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 8 6 48 और 8 48 और 2 मेरे भाई 500, इतना बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस किसके मेरे भाई? P2 के। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जब भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना होता है उसका डबल करके घटा दो, तो ये 1056 यानी 105.6 हो जाएगा। और 105.6 बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस P2 के। अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 5.6 आ जाएगा, जो बराबर होगा हमारे P2 के। तो जाहिर सी बात है पहला वाला इंसान ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो बोला गया हु गेट अ बेटर डील इन टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट परसेंटेज डिड ही सेल दैट आइटम। तो यानी ए को प्रॉफिट ज्यादा मिला, और वो भी कितने से? तो यहाँ पर जो है इससे कितना ज्यादा है मेरे भाई? आप यहाँ पर ये बताओ। तो यहाँ पर नहीं, ज्यादा नहीं बोला गया, कितना से, एंड बाई व्हाट परसेंटेज डिड ही सेल दैट आइटम। तो ए को मिला 6.25 पे, ज़्यादा प्रॉफिट मिला ए को, वो भी कितने का? 6.25 का। ध्यान रखना है, जो हम आपको अक्सर पढ़ाते हैं बस वही बातें यहाँ बोली गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये है तो दिखने में मुश्किल लेकिन है ही नहीं मेरे भाई मुश्किल में। यहाँ पे आप इस सवाल को देखो कितना आसान है। साफ तौर पर यहाँ बोला गया है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 4 एंड 6, और साइड की नहीं है, साइड आर, ठीक है। और अगर उसके एंगल का रेशियो मेरे भाई इतना है, सरकमफेरेंस इतना है, कितना होगा? मतलब कोई एक त्रिभुज होगा, उसके एंगल्स का ये रेशियो दिया गया है और आपसे उनके साइड का मान पूछा है। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ, आप जरा इनका एंगल देखो मेरे भाई। तो एंगल का रेशियो जब आप इसे काटोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, एंगल 1 2 और 3 के अनुपात में, यानी 6 यूनिट का मान 180, तो 1 यूनिट का मान 30 डिग्री। तो अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा है पता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कि एक हमारा 30 का काम कर रहा है, एक हमारा 60 का काम कर रहा है, और एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर 90 का काम कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया सरकम रेडियस। मैं कहता हूँ साइड में डालो सरकम रेडियस को, तुम कोई दिक्कत की बात नहीं, हटाओ। सरकम रेडियस पता है कौन सा होता है? सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होता है। यानी अगर सरकम रेडियस 12 है तो पूरी की पूरी हाइपोटेनस तुम्हारी कितनी होगी? तो 24 होगी। ठीक है, और मेरे भाई अगर 24 होगी ना, तो देख लो यहाँ पर 24 किसके में दिया गया? इसमें दिया गया, यही आंसर होगा। हालांकि मैं उससे बेहतर भी आपको बता दूंगा बिना सरकम रेडियस पे फोकस किए। √3 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो जो भी साइड 1 2 और √3 के रेशियो में होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साफ तौर पर बोलोगे सर ये साइड है 1 2 और √3, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ गए बात को? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई वो क्या है? तो कहो ना प्यार है, ये हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर हो जाएगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये सवाल देखो, लोग इतना ज़्यादा परेशान है इस सवाल को लेकर के। बच्चे मेरे से आए ऑफलाइन में पूछने की सर ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा। मैंने देखा हमारे डाउट टीचर के आगे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी इस सवाल को लेकर के, और जबकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है इस बात को लेकर के। लंबे लंबे सॉल्यूशंस जो है टेलीग्राम में सर्कुलेट हो रहे हैं। आप पढ़िए इस बात को। कहा गया था एज ऑफ ए ट्री डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रिंग।
यानी अगर पेड़ की जो आयु है ना उसमें कितने रिंग है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। और वैल्यू ऑफ ट्री इज प्रोपोर्शनल टू एज, और अगर वैल्यू निकालना है तो उसका तुम एज निकालो मेरे भाई यहाँ पे। मतलब आसान भाषा में बोलें तो जो वैल्यू है वो एज के ऊपर में डिपेंड है और एज जो है वो रिंग के ऊपर में डिपेंड है। इस तरीके की बातें यहाँ पर है। अब उसके बाद में कहा गया कि एक ट्री में 40 रिंग है तो उसकी उम्र 50 साल है। 40 रिंग है तो उम्र कितनी है? 50 साल है। और अगर 50 साल की उम्र है तो यहाँ पर वैल्यू है मेरे भाई 50,000। कहा गया अगर 30 रिंग है तो उम्र कितनी होगी और वैल्यू कितना होगा। मैं सिंपल एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ देखो, अगर 40 रिंग है तो उम्र कितनी है? 50 साल। तो 30 रिंग पर उम्र कितनी होगी? सिंपल सी बात है। यानी 40 रिंग है मेरे भाई तो उम्र है कितना? 50 साल। तो अगर यहाँ पर 30 रिंग है तो उम्र कितना होगा? तो x साल। बस बात खत्म यहाँ पे। आप देखोगे तो बोलोगे सर ये देखिए जीरो से हमारा जीरो खत्म, ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 से 2 बार में, और 2 से हमारा कितनी बार में? 15। 75 का आधा, जैसे x अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो 75 का आधा कितना होगा? तो 37.5। यानी अगर हम उम्र की बात करें तो कितना हो जाएगा? 37.5। दो दो ऑप्शन में 37.5 विराजमान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे ये कहा गया कि सुनो, अगर तुम्हारे पास में 50 साल की उम्र है ना, या तुम अगर ऐसे मानो, ऐसे देखो, 40 रिंग है तो कीमत 50,000 है। अगर 30 रिंग होगा तो कीमत कितनी होगी? 30 रिंग होगा मेरे भाई तो कीमत कितनी होगी? एक सेकंड में बता रहा हूँ। 37.5 वाला एक ये ऑप्शन है और यहाँ पर एक ये ऑप्शन है। 40 रिंग के लिए मुझे 50,000 रुपए देने पड़ते हैं, तो मैं उससे कम दे रहा हूँ, उससे कम रिंग ले रहा हूँ यानी 30 रिंग, तो कीमत भी 50,000 से कम होगी। ये 50,000 से ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगा करके करना है तो सेम तरीके से 40 रिंग की कीमत कितनी थी? तो बोलोगे गुरुजी 50,000 थी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है वो 30 रिंग की कीमत कितनी होंगी? तो 30/x, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 37,500 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये नीचे वाला जो है अपने आप का 1000 गुना हुआ है, तो ये भी वैल्यू अपने आप की 1000 गुना हो जाएगी और तुम्हारा आंसर इसका 1000 गुना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये प्रोपोर्शनल मानो, इसको हटाओ, एक्स लो, वाई लो, वह चीज़ें करने मेरे को नहीं आती हैं। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, बेसिक चीज़ों से तुम समझ सकते हो लेकिन पेपर नहीं निकाल सकते। पेपर निकालने के लिए स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता है। ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। चलिए यहाँ पर तो आइए मेरे भाई, एक यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया 9/7/2024 में कि आपके पास में एक यहाँ पर ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों के दोनों एक यूनिक सॉल्यूशन होल्ड करते हैं। तो बोला गया इनके बीच में डिस्टेंस हमारा कितने का होगा? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? तो जो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड एक्स एक्सिस, यहाँ पे हालांकि एंड नहीं आना चाहिए था, ऑफ द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस आना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा रहता, ये ज़्यादा क्लैरिटी देता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर इनके पास में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, जीरो होता है। जब दो एक दूसरे को काटती हैं तो वन सॉल्यूशन होता है, और जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर में होती हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो जब यहाँ पर ये काटती है ना तो ये जो पॉइंट आता है एक ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है और दूसरे को भी सेटिस्फाई करता है, वो कॉमन पॉइंट होता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता हूँ मेरे भाई, तो जो पहली वाली रेखा है x + y = 10, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y का मान 10 आएगा। यहाँ पर x को 0 रखा तो y का मान 10 आ गया, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x का मान मेरे भाई 10 आ गया यहाँ पे। तो ये वो पहली वाली लाइन है और इससे होकर के पूरा का पूरा मामला मेरे भाई ये बना है। अब जो दूसरी वाली लाइन है, तो यहाँ पर दूसरी वाली लाइन की कंडीशन क्या है? -3x + y = 2। ये कौन सी लाइन है? तो ये लाइन की अगर आप बात करोगे ना तो ये लाइन पे देखो एक बार, वही बात है, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू मेरे भाई -2/3 हो जाएगी। -2/3 का मतलब आप 0.6 के करीब में मान लीजिए, लगभग यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जो है x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब यहाँ की y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कुछ ऐसे होकर के यहाँ पर ये गुजर रही होगी इस तरीके से। तो जहाँ पर ये कटेगा ना, जो भी ये पॉइंट पर कटेगा, तो उसी को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, इस वाले बिंदु को। अब ये जो बिंदु हमारा कट रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
हमसे बोला गया भैया ये जो तुम्हारा बिंदु है पहले इसका मान बताओ। तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसे हम कैसे हल करते हैं? तो यूनिक सॉल्यूशन को अगर हम हल करने की बात करें तो यहाँ पर देखो पहले वाले का इक्वेशन तुम्हारा कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। और दूसरे वाले का जो इक्वेशन है वो -3x में मेरे भाई y जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा 2 आ रहा है। अगर हल करना है तो आपको इनके साइन बदलने पड़ेंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, इतना करना पड़ेगा। x जमा 3x हमारा 4 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये हमारा 8 हो गया। x का मान मेरे भाई 2 आ गया। अगर x का मान 2 आ गया तो 2 में 8 जोड़ने पर 10 आता है। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर हम ये मिले हैं तो x का मान हमारा 2 होगा, y का मान हमारा 8 होगा। अब क्वेश्चन में जो बोला गया ना, जो दूरी निकालने को बोली गई है, जरा उसको पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये तुम्हारा है यूनिक सॉल्यूशन, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना। और यहाँ पर ये जो लाइन है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है मेरे भाई, ये पहली वाली यही लाइन, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, तो x प्लस वाई बराबर 10। तो इसकी दूरी दो जगह से पूछी जा सकती है। एक ये वाली जो लाइन है वो x पर काट रही है और यही वाली लाइन y पर काट रही है। तो बोला गया इसका जो दूरी है इस वाले लाइन पर बताना है कि इस वाले पर बताना है, और इस पर भी बताना है तो x पर बताना है कि y पर बताना है। तो बोला गया इस वाले लाइन पर ऑन द x एक्सिस, मैंने क्या कहा, एंड के जगह पर ऑन होना चाहिए था, यानी इस वाले की मेरे भाई दूरी जो है, जो ये x एक्सिस पर इसने काटा है, ये डिस्टेंस हमें बताना है कि ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी हमारी कितने की होगी। आप बहुत आसान तरीके से मेरे भाई जो है बता सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, यहाँ पे कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका जो भी आएगा ये हमारा कितना आएगा। हालांकि जहाँ पर भी ये काट रहे हैं, जो भी ये बिंदु है आपका, ठीक है। अब इसकी दूरी हमें बतानी है कुल मिलाकर के ये कितना आएगा, कि व्हाट इज द डिस्टेंस यहाँ पे। अब आपके पास में काफ़ी सारे तरीके हैं सर। पहली बात, आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट पता कर लो, ठीक है। और एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये पूरी दूरी 10 की है और ये 2 की है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये पूरा 10 है और ये मेरा 2 है, तो ये हमारा 8 हो गया भाई, ठीक है। और उसके बाद में ये भी कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो अगर ये 8 है और 8 है तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितना हो जाएगा, 8√2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए? तो बहुत ही प्यार तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चन को समझाया, सारी बातें मैंने आपको क्लियर की और मुझे नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत है। बाकी अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकालना चाहते तो डिस्टेंस फार्मूला का मेरे भाई एप्लीकेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। आ जाओ, ये तो इस बार का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आप इसे मान करके चलो। आज तक एसएससी के इतिहास में सर्कल का इक्वेशन पूछ लिया लेकिन स्फीयर का इक्वेशन पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपका आया है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछा गया है। कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, हम इसे बनाएंगे। स्फीयर के जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं ना, वो तुम्हारा क्या होता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ए, बी और सी नाम का कोऑर्डिनेट होता है और उसके बाद में अपना उसका एक रेडियस दिया गया होता है आर नाम का। तो इक्वेशन बनाते कैसे हैं पता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे भाई z माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा तुम्हारे r के स्क्वायर के। ये सीधा सीधा एक स्फीयर यानी गोले का मेरे भाई इक्वेशन होता है। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर इसको उड़ाना कैसे है मैं सीधा सीधा वो बताऊंगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर x, जब आप माइनस कर रहे हो तो इसका उल्टा ले लो, -1 का उल्टा कितना ले लो, +1 ले लो मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर y हो गया, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर z हो गया और -3 का उल्टा हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, r के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर के। अब एक छोटी सी बात, ये सारा का सारा इक्वेशन दिया गया है ना, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 2x। आप यहाँ पर देखो, यहाँ -2x है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और एक ही जगह पर -2x है, मतलब यही वाला इक्वेशन सही है, बाकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई यहाँ पर। जैसे अब यहाँ देखो माइनस का आपका 4y मिलेगा, अब -4y आपका कहाँ पर है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में, तो ये आंसर है। तो इस बिहाफ पर आप चेक कर सकते हो, इस बिहाफ पर आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर प्लस का 6z प्लस एक ही जगह पर है, तो यही आंसर है। तो इस तरीके से पूरा कभी हल नहीं करना होता, छोटी बातें आराम से आप इतना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे भाई, जितना सवाल ऑप्शन पे उतना सवाल जो है यहाँ पर, जितना सवाल, जितनी नज़र सवाल पे उतनी ही नज़र ऑप्शन पर भी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहा गया। द साइड एस टी एंड टी आर ऑफ ए मीडियन एस सी ऑफ ए ट्रायंगल एस टी आर इक्वल टू द साइड एम एन एंड एन जे ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एम एन जे। दो तरह के त्रिभुज हैं हमारे पास में,
एक यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है, दूसरा हमारा यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है। यहाँ पर क्या बोला गया, ट्रायंगल एसटी की भुजा, देखो द साइड एस टी एंड टी आर ऑफ ए मीडियन, मतलब एक ट्रायंगल है मेरे भाई एस टी आर नाम का, बहुत बकवास इसने कर दिया है, और जो दूसरा ट्रायंगल है तुम्हारा वो एम बी एन नाम का है भाई। देखो यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा करते हैं, ये खाली और कुछ नहीं है। इसके जो साइड एस टी और टी आर है, द साइड एस टी एंड टी आर, ठीक है, एंड द मीडियन एस यू, एंड द मीडियन कौन सा मेरे भाई, एस यू, यहाँ पे ये एस टी हो गया, टी आर हो गया और मीडियन हो गया, सब बराबर लेंथ के हैं, सब के सब क्या हैं तो बराबर के हैं कि एस टी है, टी आर है और मीडियन जो है यहाँ पर इक्वल है। उसी तरीके से यहाँ पर एम एन हो गया, तो हम यहाँ पर एम एन को ऐसे ले लेते हैं, ये एम एन हो गया मेरे भाई, एम एन हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर एन जे हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एम वी हो गया। कौन सा हो गया यहाँ पर, ये जो है मेरे भाई कुल मिलाकर के बराबर है, यहाँ पर एम बी हो गया, ये बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि ये सारे के सारे बराबर है, टी एस यू का मान 46 है, टी एस यू का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है तो 46 है, और यहाँ पर एन एम जे का मान 79 है, एन एम जे ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा कितना है तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो 79 है यहाँ पे। एम वी एन का मान हमारा 88 है, तो एम वी एन का मान हमारा यहाँ पर कितना है तो 88 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमसे बोला गया 7/11 ऑफ एस आर टी, यहाँ पर एस आर टी का जो 7/11 निकाल दो। भाई मेरे एक बात बताओ, जैसे तुम यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर देखो ये वाली भुजा के क्या है सर बराबर है, और ये भी बराबर है, ये भुजा ये बराबर है, और ये भुजा ये बराबर है, तो क्या इसी वाले ट्रायंगल का ये फोटोकॉपी नहीं है? बताइए है कि नहीं है ना? तो सिंपल हम कह सकते हैं इसी को उठा करके छाप दिया गया है। हो सकता है ये उसका छोटा रूप हो और ये उसका बड़ा रूप हो, लेकिन एंगल जो होते हैं वो तो बराबर होंगे। जैसे मानो यहाँ पर ये ट्रायंगल है और इसी को उठा करके थोड़ा एक्सटेंड करके मैंने बना दिया, तो जो एंगल होगा वो तो सेम होगा ना, साइड के मान बदले ना बदले। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनको कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि सिमिलर है। जो एंगल का यहाँ पर रिलेशंस और यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे भाई दी गई हैं वो हमारा समान है। तो अगर यहाँ पर जैसे ये पूरा का पूरा मान मेरे भाई यहाँ पर देखो, एक का उठा के दूसरे में छाप दो, ये पूरा का पूरा 79 है, तो ये भी पूरा का पूरा 79 होगा, ये पूरा का पूरा 79 होगा। उस 79 में से 46 को घटा दो, तो यहाँ 9 से 6 घटाओ 3 आ जाएगा, 7 से 4 घटाओ 3 आ जाएगा, ये तुम्हारा 33। बाहर वाला कितना है तो बाहर वाला 88 है, तो ये भी बाहर वाला 88 है। अब ये बताओ 33 में कितना जोड़ेंगे कि 88 आएगा? क्यों? क्योंकि मेरे भाई अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर है, तो 55 जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 7/11 ऑफ 55, तो यहाँ पर 7/11 ऑफ किसका करोगे 55 का, 11 से 5 बार में आंसर कितना आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो वही बात है मेरे भाई, सवाल बड़े प्यारे प्यारे हैं, मजा आएगा मेरे भाई बनाने में। सीएचएसएल के सवालों को थोड़ा सा नजर जो है वो ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखिए, और ये आपके इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एक सेकंड में ये बन जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लैपटॉप का चार्जर जो कि 2540 में बेचा जाता है कैश में, अगर आप डाउन पेमेंट में लोगे तो इतने की डाउन पेमेंट करनी होगी और इतने की इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी 1 महीने के बाद में, तो बताओ रेट कितना है? यानी कहीं ना कहीं जो हमने पैसा लिया है वो हमारा कितना तो 2540, और सामने वाले को जो हमने अमाउंट दिया है वो हमारा कितना है 1340 और 1205, यानी ये कहीं ना कहीं 2545। तो यहाँ पर जो है हमारा ब्याज कितना बना मेरे भाई, यहाँ पर ये बताना। तो बोलोगे सर जो ब्याज जो आता है वो कैसे आता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, यानी 5 रुपए का ब्याज आता है ना। ये ब्याज किसके ऊपर में आया, ये 5 रुपए का ब्याज किसके ऊपर में आया? तो आप बोलोगे सर देखो, मान लो कि वो वस्तु 2540 रुपए की थी, आपने 1340 रुपए दे दी थी, यानी 1200 रुपए आपको देने थे, लेकिन आपने उनसे मोहलत मांगा कि भैया हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम बाद में दे पाएंगे। तो इसीलिए इस पैसे को आपने बाद में देने को ठाना, और जब आपने इसको बाद में देने को ठाना तो यहाँ पर इसके ऊपर में ब्याज लगेगा, और कितना लगेगा 1 महीने का। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा P इंटू हमारा हो जाएगा R इंटू टाइम 1 महीना, जिसे अगर हम साल में बदलेंगे तो 12 हो जाएगा, और बट्टे में मेरे भाई 100, 1200 से 1200 खत्म, R का मान 5 आएगा, ऑप्शन नंबर जो C है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे भाई यहाँ पर। अब इसी इंस्टॉलमेंट का एक और सवाल आया है, लेकिन इसमें तो एक इंस्टॉलमेंट है, उसमें थोड़े ज़्यादा हैं, और वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है। आप यहाँ देखो, इस क्वेश्चन नंबर 36 में मैं थोड़े 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर के आया था। टॉप 30 मैंने कहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो 5-6 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कहा गया कि रहना डिसाइडेड टू बाई अ स्कूटी दैट कॉस्ट ₹40,000।
शॉपकीपर ने एग्री किया कि हम तुम्हें देंगे 25,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे और 4,000 रुपए हम जो है हर महीना तुमसे वसूलेंगे, किसके नाम पर, तो ब्याज के नाम पे। कहा गया तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें उसने यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि इंस्टॉलमेंट के सवाल कभी भी वैल्यू के साथ में नहीं बनते, इंस्टॉलमेंट के सवाल तो रेशियो के साथ में बनते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम रेशियो लगा देते, लेकिन उसमें रेशियो लगाने में हमारी ऐसी तैसी और होती, तो हम ये घटिया काम क्यों करें। अगर आपको इसमें रेशियो ही लेना है तो आप तीनों का कॉमन फैक्टर ले लो, यानी 3 0 3 0 3 0 खत्म। तो आसान भाषा में बोलेंगे तो उसने सामान लिया था 40 रुपए का, 25 रुपए की उसने डाउन पेमेंट कर दी थी, और जो बाकी 15 रुपए थे उसने यहाँ पर कहा था कि मैं इंस्टॉलमेंट के माध्यम से चुकाऊंगी 4 रुपए की। तो यानी बेसिकली बात करें तो पैसा उधारी कितना लिया था, तो 40 रुपए की स्कूटी थी। अमाउंट कितनी दी थी, 25 रुपए की डाउन पेमेंट, और 4 रुपए की 4 किश्तें उसने दी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हर महीने 4,000 की नगद अग्रिम राशि के रूप में, इतने देखो यहाँ पे दुकानदार ने 4 महीने तक हर महीने इतना की नगद अग्रिम राशि लिया, यानी इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो डाउन पेमेंट ऑफ 4,000। तो मैंने कहा था ना, ये 3 0 और यहाँ पर जो है 3 0 खत्म करो। आर्टिकल 40 रुपए का, डाउन पेमेंट 25 रुपए का, और उसके बाद में 4,000 का यहाँ पर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो वही बात है, 4 रुपए के 4 मंथली, 16 16 25 कितने, 41 रुपए। तो मैंने सामने वाले से लिए हैं 40, मैं दे रहा हूँ 41, तो मेरा ब्याज कितने का, तो 1 रुपए का। तो मेरा ब्याज है मेरे भाई 1 रुपए का। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ब्याज दिखाया था, वैसे यहाँ पर भी ब्याज है। लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वे में ब्याज है। यहाँ पर ब्याज कितना है तो आप देखोगे तो मेरा 1 महीने तक जो ब्याज चलेगा, देखो 40 रुपए की वस्तु थी, 25 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी थी, तो 15 रुपया मेरे भाई बचा है ना। यानी जो मेरा ब्याज चलेगा वो पहले 15 रुपए पे चलेगा, फिर उसके बाद से मैं इसमें से 4 रुपए की इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, 11 पर चलेगा। फिर 4 की भर दूंगा मेरे भाई, 7 पर चलेगा। फिर 4 की भर दूंगा, 3 पे चलेगा। और सभी लोगों पर ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, पी है, ये हमारा आर है, ये हमारा टाइम 1 महीना है, और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ 12 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करिए, अपना आंसर लेकर के आइए। तो आप सीधा सीधा पता है क्या बोलेंगे, 1200 है तो यहाँ गया तो हो जाएगा 1200 सर। और यहाँ 10 और 11, 21, 21 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 36 हो जाएगा। ये बराबर है किसके, आर के। 15 11 26, 26 10 36 हो जाएगा। 1200 से काटोगे तो 100 बार में, और 12 से काटोगे 3 बार में, और 100/3 तो पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर कितना होती है। तो लगभग लगभग आपका नियर अबाउट अगर हम बात करेंगे तो आपका 33% के करीब में होती है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। ये हमारा जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जब आपने 40 रुपए में से आपने 25 रुपए की स्कूटी की डाउन पेमेंट कर दी तो 15 बचा, फिर 15 में से 4 गया, 11 बचा, 11 में से 4 गया, 7 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 10 11 21, 21 15 36, बिल्कुल हमारा सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर ये आपके इंस्टॉलमेंट का एक और क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और ये भी काफ़ी बढ़िया सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। सारा खेल जो है यहाँ पर मेरे भाई जो है फिगर का है, और जिसने फिगर पर समझ लिया, जिसने इसके ऊपर में मेरे भाई जो है पूरी की पूरी महारत हासिल कर ली, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है कभी भी आज के बाद किसी भी परीक्षा में। क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं ना भाई मेरे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके CDS में पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है वो टैकल करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस फिगर को मेरे भाई। मैं आपको अलग से ही फिगर यहाँ पर खींच करके थोड़ा बड़ा बना करके मैं आपको यहीं दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि सुनो मेरी बात, यहाँ पर AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारी AB वाली लाइन है ना, ये हमारी पैरेलल है CD वाली लाइन के। उसके बाद में कहा गया AG GD DH HB। यहाँ पर AG हो गया, GD हो गया, DH हो गया, HB हो गया, सारे के सारे क्या हैं, बराबर है, सब बराबर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बोला गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है। अरे भाई एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे आप यहाँ पर सिर्फ इस वाले भाग पे फोकस करो, सिर्फ इस वाले भाग पे, और आपको किसी चीज पर फोकस ही नहीं करना है, सिर्फ इस वाले भाग पर फोकस करो। तो ये अपने आप में क्या बना रहा है, तो एक रेक्टेंगल। कैसे मेरे भाई रेक्टेंगल बना रहा है, तो अगर यहाँ 90 डिग्री है तो मेरे भाई यहाँ भी 90 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री है तो इधर भी होगा। ये रेक्टेंगल है, और आपको भी पता, अच्छा रेक्टेंगल 90 90 से, और दूसरा ये इसके पैरेलल भी है।
ठीक है, आपको भी पता है यहाँ पर कि जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को लेकर के ट्रायंगल बनाते हैं, तो हमेशा इसका एरिया क्या होता है, पूरे का आधा होता है। यानी अगर मानो मेरे भाई पूरा का पूरा 10 यूनिट है, तो उस 10 यूनिट में अब पूरा का पूरा 20 यूनिट है, तो 20 का आधा 10 किसके पास में जाएगा, इसके पास में जाएगा। और बाकी जो 10 बच गए वो कहाँ जाएंगे, तो जो बाकी 10 बच गए ना, वो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसी वजह से अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों ऐसे बराबर है, यानी जो बाकी 10 हैं वो मेरे भाई 5 और 5 में बट जाएंगे। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पर कथन साबित करना है। अगर इस त्रिभुज का आधा भाग इस त्रिभुज के आधे के बराबर है, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ पर इसका आधा इसके आधे के बराबर, तो ये पूरा का पूरा ये पूरे के बराबर। यानी अगर इसका एरिया इसके बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इसके। तो पॉइंट नंबर 1 वही बोला है कि ए सी जी कॉन्ग्रुएंट है बी ई एच के। तो ए हो गया, सी हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और जी हो गया आपका। जी कौन सा पार्ट, ये पार्ट ए सी जी, ये आधा टुकड़ा, और मेरे भाई यहाँ पर बी ई एच। जब इसका आधा इसके आधे के बराबर, तो अगला आधा इसके अगले आधे के बराबर, यानी ये वाला पॉइंट सत्य है। दूसरा, CDE का जो यहां पर होगा ना, ये यहां पर DEB के बराबर होगा। आप एक बात बताओ, ये 5 है तो बाकी अगला भी कितना होगा, तो 5 होगा। अब ये देखो CDE कौन सा है, तो CDE ये वाला भाग, और DEB यहां पर ये DEB ये वाला भाग, तो ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि बाद में ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो डायगोनल आधे आधे एरिया में काट रहा है, तो यहाँ पर ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये भी सत्य है। अब तीसरे वाले में क्या बोला गया है आपका, ठीक है, तीसरा वाला जो पॉइंट है, अच्छा ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है और इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो वही बात है, जब ये आपस में हो गए तो ये भी हो जाएंगे। आप ये भी देख लो कि जो DEB है वो DCA के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर जो है DCA, बात वही है, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसीलिए ये वाला कथन मेरे भाई क्या है, तो ये सत्य है। तीसरा कथन का बात करते हैं, HFB और AFG। H हो गया मेरे भाई कहाँ पे, यहाँ पर H हो गया, F हो गया, B हो गया, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भैया, नीचे का कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं है, सारा डिस्कशन जो था वो ऊपर को लेकर के था, तो यहाँ पर हम नीचे में ये वाली बात को हम नहीं बोल सकते। तो ये नहीं कह सकते कि HFB वाला भाग जो है मेरे भाई यहाँ पर GF वाले भाग के बराबर है, यानी ये सत्य नहीं है। तो ओनली फर्स्ट एंड टू ये हमारा बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, नीचे में कोई साइड वाइड का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ये कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया, ये कितना नीचे आया नहीं आया, कौन जानता है। तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी हम साबित नहीं कर पाएंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है और क्या बोला गया, जरा सवाल में पढ़िए। कहा गया बाय डिक्रीजिंग 17 डिग्री फ्रॉम ईच ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर एंगल आर 3 4 एंड 7, द मीडियन यहाँ पर क्या होगा, मतलब अगर मानो मेरे पास में 3 एंगल है, हर किसी से मैंने 17 डिग्री कम किया है, 17 डिग्री कम किया, 17 डिग्री कम किया, 17 डिग्री कम किया, तो यहाँ पर जो है वो बच गए किस रेशियो में, तो यहाँ पर जो है 3 4 और 7 के रेशियो में बच गए। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 से 17 निकाला है तो 17 17 17 तीनों से 51 निकाला होगा, 51 निकाला होगा, तो ऐसे मान करके चलो 180 डिग्री में से मेरे भाई मैंने 51 निकाल दिया, तो मेरे पास में बचा कितना, 129, बचा कितना 129, यानी इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 129 आएगा। तो आज अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो 129 है ये हमारा कितने का वैल्यू है, तीनों का सम है, मतलब 7 3 10 और मेरे भाई 4 14 का मान है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है रेडियन मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट का मतलब कितने का मान पता करना है, तो 7 का। ठीक है, अगर हम इसे काटेंगे तो 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 6 बार में 64.5। अब ये 64.5 मेरे भाई आ तो गया यहाँ पर, लेकिन क्या ये एंगल है, नहीं, ये तो 17 डिग्री निकालने के बाद की वैल्यू है, इसको वापस 17 डिग्री दो, तो यहां पर बोलोगे सर ये 64.5 था और इसमें मैंने जो है वो 17 डिग्री अभी दे दिया है, तो यहां पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 81.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 81.5 डिग्री है, लेकिन इसको इन्हें मान जो है वो रेडियन में चाहिए कि ये रेडियन में कितना है। अब आप देखो यार 64 17 81 हो गया आपका, इन्हें रेडियन में बताना है, तो याद रखना 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो यहाँ पर कितना होता है, पाई बटे 180 रेडियन, इतना होता है। तो 1 डिग्री का मान इतना, तो इतने के लिए क्या करेंगे, तो वही बात है 81.5 का मेरे भाई जो है वो गुना करेंगे किससे, तो पाई बटे 180 से। होना जाना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर नीचे 10 आएगा, 5 से काटोगे 2 बार में, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 163 बार में ये चला जाएगा।
ऊपर में देखोगे 163 पाई, नीचे में देखोगे 360 और ये तुम्हारा मन करेगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है को टिक करके आगे बढ़ जाने को। तो दीज आर वेरी बवाल क्वेश्चंस। चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल है लाभ और हानि का। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है जरा पढ़िए। व्हाट इज द डिस्काउंट दैट रोहन शुड ऑफर ऑन द रिमेनिंग 8000 ऑफ ए लैपटॉप। ये क्वेश्चन भाई 1% मेरा मूड नहीं है बनाने का, और एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि बहुत आसान है, और इसका जो आंसर है वो मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है आप लोगों के लिए 100% यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। तभी तो मुझे लगेगा कि यार मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, और पता चले यहाँ पर एक क्वेश्चन भी वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो रट ही रहे हैं, और रटने वाला तो मुझे आपको बनाना नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो उम्मीद तो कर रहे होंगे बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक छोटा सा काम अभी करना है, फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए यार बहुत मेहनत लग रही है। रात के अभी जो है आप देख सकते हो टाइम यहाँ पे रात के 3:30 बज रहे हैं अभी, 3:29। ठीक है, और 3:29 पर भी हम लोग इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, ताकि एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिले। सुबह 9 बजे मेरी क्लास भी है, तो अभी मैं घर भी जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, ठीक है, फिर मेरे 4:30 बज जाएंगे खाना वाना खाते खाते, और फिर 8 साढ़े 8 तक उठ के फ्रेश व्रेश होकर फिर ऑफलाइन में मैं पढ़ाने भी चला जाऊंगा। क्या करूं मेरे भाई, हर जगह पर जो है सारे काम करने थोड़े ज़रूरी हैं। ऑफलाइन में भी क्लास लेनी है, आप लोगों के लिए भी लेना है, और यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी करना है। कभी मैंने ये जीवन में नहीं सोचा कि यूट्यूब है तो फ्री की चीज़ है तो टाल दो, ठीक है, एप्लीकेशन है पैसा मिलता है तो पढ़ा दो। मेरे लिए कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें की महत्व ही नहीं रही। हमेशा ये रहा कि अगर कोई कंटेंट आया है, कहीं पर किसी तरह के सवाल पूछे गए हैं जिसको लेकर के बच्चे परेशान हैं, तो उसको पढ़ाया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको आसान बनाया जाए। ठीक है, और आज इसी उद्देश्य के साथ में हमें और मेरी पूरी टीम जो है अभी यहाँ पर जगी हुई है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतना सा आग्रह है मेरे भाई की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बाकी कोई भी मेरा भाई जो है एकदम शून्य लेवल से एकदम गणित पढ़ना चाहता है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बता रहा हूँ, हक से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई भी मेरा भाई जो पूरा गणित पढ़ना चाहता है तो आराम से मैथ स्पेशल वीओडी 2.2 बैच लेकर के तैयारी कर सकता है। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस पढ़ा रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। अभी इनफैक्ट आपके जितने भी मेरे भाई सवाल है वो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आया है। जितना मैंने पढ़ाया ना मेरे भाई सारा का सारा यहीं से आपका आया हुआ है। तो आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है इसको बढ़िया तरीके से लेकर के पढ़ सकते हैं। इसकी फीस जो है वो 699, और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई लाइफ टाइम है। अगर हम बात करें कहाँ से मिलेगा, तो हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा, और ये उसके इंक्वायरी नंबर है। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप इस पर पूछ करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हमारे चंद सवाल और बाकी रह गए, हम लोग उसको जो है पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और अभी आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन मैंने बचा के रखा है जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार है, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि पी बी ए एक सेकेंड है, पी डी सी एक सेकेंड है, ये 30 है और ये 20 है, और उसके बाद में यहाँ पर एडी को डायमीटर बताया गया है, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में डीबीसी का मान हमसे कहा गया कि डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी। ये जो डीबीसी है मेरे भाई, यहाँ पर ये मान कितना होगा। मैंने कहा सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप इस बात को समझो। और यहाँ पर इस सवाल का जो है सिर्फ और सिर्फ फोटो वाला भाग मैं आपको दिखा करके और यहाँ पर आपको बनाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ फोटो वाला भाग आप यहाँ देखो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीएचएसएल का, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर जब इस भाग को देखोगे तो क्या कहा गया, जरा देखो यहाँ पे पूरा पूरा बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई कर सकते हो। और याद रखिएगा हमें एंगल कौन सा निकालना है, तो डीबीसी निकालना है। अब सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा, तो एक यहाँ पर जो है वो कॉर्ड है, और कॉर्ड यहाँ पर अगर इस सेगमेंट में यहाँ पर तुम्हारे पास में 30 बना रहा है, तो यही कॉर्ड यहाँ पर इस सेगमेंट पर भी कितना बनाएगा, तो मेरे भाई 30 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ये बोलेंगे सर ये देखो 30 है और ये देखो 20 है, तो ये एक्सटीरियर हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा मेरे भाई। क्यों 50 हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप ये बात समझो ना यार। एक त्रिभुज के यहाँ पर जो है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इंटीरियर के सम के बराबर होता है। अब उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके पास में एक सेमी सर्कल है। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर कोई भी सर्कल के अंदर में जो डायमीटर होता है वो हमेशा कितने का कोण बनाता है, 90 का। तो यहाँ पर ये डायमीटर है तो पूरा कोण कितने का, 90 का। ये 50 है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो दूसरा वाला बनेगा वो कितना बनेगा, 40 का। और यही था डी बी सी, और ये कितना है मेरे भाई, 40 है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। चलिए आ जाइए यहाँ पर एक ऐसा सवाल जिसने काफी सारे लोगों के नाक में दम कर रखा है।
इनवर्स 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 इनवर्स, और इसने जो है मेरे भाई एकदम दिमाग की दही कर दी काफी सारे लोगों की, लेकिन कुछ है नहीं इस सवाल में। आप यहाँ देखोगे तो कॉस का इन्वर्स में से ही कॉस के इन्वर्स में से दूसरे के कॉस के इन्वर्स को घटाना है। आप सही तरीके से सवाल को देखो, यहाँ एक कॉस के इन्वर्स में से दूसरे कॉस के इन्वर्स को घटाना है। तो मैं सबसे पहले छोटी सी एक बात बोलूंगा मेरे भाई, इन्वर्स का मतलब होता क्या है। तो जैसे अगर आप मानो यहाँ पर ये बोलते हो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर एक्स है। कितनी है मेरे भाई, एक्स है। तो अगर कल के दिन यहाँ पर ये जो थीटा है अगर मैं इसे रखूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर ये एक्स अपॉन कॉस हो जाएगा। तो आपको लगता है ये एक्स अपॉन कॉस होगा, ऐसा नहीं है। ये असल में क्या हो जाता है मेरे भाई, ये कॉस एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अकेला रहना पसंद ही नहीं है। यहाँ पर होता है तो थीटा के साथ में, और यहाँ चला जाता है तो ये बन जाता है कॉस इनवर्स एक्स बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ये क्या बन जाता है, कॉस इनवर्स एक्स। तो कहीं पर कोई वैल्यू का अगर इनवर्स दिया गया, इसका मतलब वो एंगल का मान है। कोई वैल्यू का इनवर्स दिया गया तो वो किसका मान है, एंगल का मान है। तो अगर आप यहां देखोगे तो एक वैल्यू का इनवर्स है तो मतलब ये एक एंगल थीटा का मान है, और वैसे ही एक वैल्यू का इनवर्स दिया गया तो इसका मतलब ये अल्फा का मान है, और एक एंगल में से दूसरा घटा करके मुझे आंसर बताना है। समझ रहे हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये बोलता हूं ये पूरा इनवर्स किसके बराबर है, थीटा के। देखो थीटा को मैंने क्या माना, तो थीटा को मैंने ये कहा कि ये मेरे भाई हो जाएगा कॉस इनवर्स 7/25। कितना हो जाएगा, 7/25। यानी अगर ये कॉस वहां गया तो हम ये भी कह सकते हैं कॉस थीटा का मान जो होगा वो 7/25 होगा। ठीक है, और 7/25 होगा तो यानी ये बोला जा सकता है कि थीटा एंगल पर ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो 7/25 से जो ट्रिपलेट बनेगा वो मेरे भाई 24 बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे वाले कहानी हम समझते हैं, दूसरा वाला केस भी हम देखते हैं। मैंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा। अब इसको मैंने अल्फा का दर्जा दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो अल्फा का दर्जा है वो किसको मिला है, तो वो मिला है कॉस इनवर्स 15/17 को। किसको मिला है, 15/17 को यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा तो ये कॉस यहाँ जाएगा तो ये मेरे भाई बना देगा कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos अल्फा की वैल्यू 15/17 हो जाएगी। अगर आप यहाँ इसके आधार पर ट्रायंगल बनाओगे तो आप ये बोलोगे ये जो अल्फा का मान है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस है, हाइपोटेनस है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, सर थीटा माइनस अल्फा, तो हम इसमें साइन का भी रूल लगा सकते हैं, कॉस का भी लगा सकते हैं। हम लोग साइन लगाते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा माइनस अल्फा देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन एक्स कॉस वाई हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स मेरे भाई साइन वाई हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाता है। और कॉस की जब वैल्यू की बात करते हैं मेरे भाई अल्फा में, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाता है यार ये। अगर हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू तो 7/25 हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे। और अगर हम यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो ये 8/17 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 25 और 17 दोनों का बेस है तो मल्टीप्लाई करो। 17×5 = 85 का 5, 8 हाथ में, 17×2 = 34, और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 42। यहाँ 15×4 = 60, 15×2 = 30, और 6 मेरे भाई कितना हो गया, तो 36 हो गया यहाँ पे। और 8×7 कितना हो गया, 56 हो गया। कुल मिलाकर के काटेंगे तो ये 304 बटे में कितना हो जाएगा, 304 बटे में 425। अब बोलोगे आया भी तो क्या, साइन का ही तो डिफरेंस, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आप ये बोलेंगे सर साइन का जो डिफरेंस है यानी क्या है, थीटा माइनस अल्फा, वो हमारा कितना आया है, 304 बटे में 25 आया है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इन एंगल्स को छोड़ दूं और साइन को यहाँ लेकर के जाऊं तो मैं बोलूंगा थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू इसका इन्वर्स हो जाएगा। किसका, साइन इनवर्स हो जाएगा मेरे भाई। और कितने का हो जाएगा, तो 304 बटे में 425 के। और क्वेश्चन में यही तो कहा था कि थीटा माइनस अल्फा कितना, साइन इनवर्स 304 बटे 425, साइन इनवर्स 304 बटे 425, ये हमारा आंसर है। तो डिटेल में हमने आपको पूरा बता दिया, इसका इन्वर्स से ये निकलेगा, इसका इन्वर्स से ये निकलेगा, फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म है। ये सब हल्के फुल्के सवाल है। एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, और यहाँ पर उसको देख लीजिए। हालांकि एक सवाल ये भी है 1 सेकंड वाला, ये मेरे फॉर्मूला बुक में बहुत ही तरीके से दिया गया है, आप इसे बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान जब 45 होता है तो याद रखना 1 + 10 अल्फा, एक सेकंड वाले फॉर्मूले हैं ये। 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा का मान 2 होता है, तो एक्स का मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसे सारे के सारे कंसेप्ट मेरे भाई आपके इस फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं, और इंडिया में सबसे नंबर 1 किताब है मैथ्स की। ये मैं नहीं बताता हूँ, ये बच्चे बताते हैं। फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, हर जगह पे ये नंबर 1 पे ट्रेंड करता है। ठीक है, और हर जगह पर बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इस किताब के अंदर में सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जहाँ से हो सकता है वहाँ से मंगाइए, और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को जोड़ दीजिए।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अगला सवाल यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अच्छे अच्छे लोगों से ये सवाल नहीं हिल पाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है यहाँ पे, बट आप ठीक है देखिए इसको समझिए क्योंकि आपके पेपर में ये आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक लाइन को पढ़ना है। अरुण एंड भास्कर रन अ रेस ऑफ 3 किलोमीटर। फर्स्ट अरुण गिव भास्कर अ हेड स्टार्ट ऑफ 400 एंड बीट हिम बाई 30 सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो है ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया अरुण भी भाग रहा है, भास्कर भी भाग रहा है, और यहाँ कितना 3 किलोमीटर का। अरुण भास्कर को 400 मीटर का स्टार्ट देता है और उसके बाद 30 सेकंड से हरा देता है। तो अगर मैं एक तरफ यहाँ पर अरुण को रखता हूँ तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर भास्कर को रखना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अरुण भी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भास्कर भी है। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अरुण ने भास्कर को 400 मीटर का स्टार्ट दिया है। तो अरुण पूरा रेस भाग रहा है लेकिन भास्कर 400 मीटर कम भाग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ये अरुण है और ये भास्कर है, ये डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है। तो अरुण पूरा का पूरा 3000 मीटर भाग रहा है लेकिन भास्कर इससे 400 कम, यानी कितना भाग रहा है, तो 2600 भाग रहा है भाई यहाँ पे। और उसके बाद में बीट भी कर रहा है तो 30 सेकंड से, 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, यानी अगर मानो इसे टी टाइम लग रहा है तो इसे यहाँ पर कितना लग रहा है, टी प्लस 0.5, क्योंकि ये मिनट की बात है। सिचुएशन नंबर ये एक है। अब सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं। उसमें यहाँ पर ये बोला गया कमिंग बैक, जिस रास्ते से गए थे वापसी में अरुण जो है भास्कर को 2.5 मिनट का लीड देता है और उसके बाद में उसे 500 मीटर से हार जाता है। ठीक है, गॉट बीटन, गेट्स बीटन का मतलब खुद हार गया, ज्यादा तेज बन रहा था, लीड दे रहा था उसको, लो 2 लीड, तुम खुदे हार गए 2.5 मिनट से। तो कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इन मिनट विच अरुण एंड भास्कर कैन रन फॉर वन साइड। अब यहाँ पर वही अरुण है वही भास्कर है। अरुण जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको लीड देता है, वो भी कितने मिनट का, 2.5 का, और हार जाता है 500 से। यानी इस बार ये इंसान रेस को पूरा कर रहा है और यहाँ पर इससे ये 500 कम भाग रहा है, कितना, 2500 भाग रहा है। मेरा आपसे मात्र एक सवाल है कि 3000 के लिए अगर इसे टी टाइम लगता है तो 2500 के लिए इसे कितना लगेगा। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए 3000 के लिए जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, टी लगा है। तो एक के लिए जो टाइम लगेगा वो टी अपॉन में 3000। ठीक है, तो यहाँ पर 2500 के लिए कितना लगेगा, तो इंटू 2500, कि जो ये टी नाम का टाइम है वो 3000 के लिए है, तो 2500 के लिए कितना होगा, तो 5 और 6 यानी 5t/6। तो यहाँ पर जो बात करेंगे ये बात करेंगे 5/6t मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 5/6t। और क्वेश्चन में क्या कहा था, तो क्वेश्चन में यहाँ पर इसने ये कहा था कि इसने इसको 2.5 मिनट का स्टार्ट दिया था, मतलब इससे ज्यादा 2.5 मिनट इसने लिया था। जैसे यहाँ पर आधा मिनट का स्टार्ट दिया तो आधा जोड़ा, तो यहाँ 2.5 मिनट का स्टार्ट दिया तो कितना जोड़ेंगे, 2.5 जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 5/6t में मेरे भाई यहाँ पर 2.5 जोड़ देंगे। ठीक है, इतना समय लिया था। अब किसी भी इंसान का जो स्पीड होता है ना वो तो फिक्स ही होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहाँ पर देख लो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे कैलकुलेट कर लो, या यहाँ पर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलना पसंद करोगे, तो बोलोगे सर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मिनट का लोचा है ना, ये पता चल जाएगा टी की वैल्यू। तो बी की जो स्पीड यहाँ पर होगी वहीं बी की स्पीड मेरे भाई यहाँ होगी, एंड स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 2600 और बट्टे में कितना, टी प्लस 0.5। और यहाँ पर b का जो स्पीड है वो कितना है सर, 3000 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/6 टी और प्लस कितना, 2.5 यहाँ पे। ये क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो 2 0 से 2 0 खत्म यहाँ पे आपका। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कुल मिलाकर के 13 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। 13 से काटते हैं तो 13 का 5 गुना 65, तो ये हमारा हो जाएगा 65/6 मेरे भाई टी। और अगर हम 13 से देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 13 का 5 गुना 65 और 13 दूना 26 और 6 हमारा 32, तो 32.5 हो जाएगा। 15 से काटते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा 15t और 15 हो जाएगा हमारा 7.5। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम ये बोलेंगे सर देखो 32.5 में से आप यहाँ पर घटा दो 0.5 खत्म, ये हमारा आ जाएगा 25। और यहाँ पर जो है ये 15t है ना, उसमें से हम घटाते हैं 65/6t यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो बोलेंगे सर 25 बराबर 15 छक 90 में से यहाँ पर ये गया तो 25/6t। 25 से 25 खत्म, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब टी की वैल्यू 6 आ गई तो कहा गया उसी रेस को कंप्लीट करने में अरुण और भास्कर के बीच में डिफरेंस कितने का था। तो अगर हम बात करते हैं तो अरुण ने यही 3000 को कंप्लीट करने के लिए टी टाइम लिया, मतलब कितना लिया, तो 6 मिनट। और भास्कर ने मेरे भाई यही 3000 को कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं 6 लूंगा, 6 से 6 खत्म, 5 + 2.5 यानी 5 + 2.5 कितना होता है, तो 7.5 मिनट।
तो क्वेश्चन में कहा गया इनका टाइम का डिफरेंस कितना है, 1.5 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये एक वाकई में बहुत बढ़िया आपका सीएचएसएल का इस बार का पेपर था। और मतलब सारे पेपर्स को तो नहीं बोलेंगे, कुछ ही कुछ मेरे भाई पेपर बोलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ शिफ्ट के कुछ कुछ सवाल थे जो बड़े बढ़िया थे, और इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए वो सारे के सारे सवाल करवा दिए हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि अब सुबह का 4 बज रहा है, अब थोड़ा हम लोग सोने जाएंगे, लेकिन आपसे इतना कहेंगे कि देखिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को एक से एक बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है, एक से एक मेरे भाई टॉपिक का आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और ये सुपर 30 की सीरीज हम रुकने नहीं देंगे, ये चलता रहेगा आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद, सब्सक्राइब से और मेरी मेहनत से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।